हेलो फ्रेंड्स, अद्वैत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत इस पुस्तक का जो अंतिम भाग है काव्य खंड, हम लोग वहाँ तक आ चुके हैं। मैंने बताया था आप लोगों को काव्य खंड को इन्होंने 4 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 और 2 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग प्रकरण 3 को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये प्रकरण बहुत लंबा था, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में बनाने का सोचा है। आज हम लोग भाग 1 देखेंगे, ठीक है। इसका जो समय है वो है संवत 1950 से 1975 और इस प्रकरण का नाम है नई धारा द्वितीय उत्थान। प्रकरण 2 को जब हम लोगों ने देखा था तो मैंने बताया था उसका नाम था नई धारा प्रथम उत्थान, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लें, तब आप एक क्रम से जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको पिछली वीडियो जब देख लें तभी आप आगे का उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रकरण हमारा शुरू होता है यहाँ से। पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुष के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। फ्रेंड्स, देखिए जो शुरू का 2-3 पैराग्राफ है, ये एक भूमिका बांधा जा रहा है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो चूंकि यहाँ पर बात हो रही है एकांतवासी योगी की, जो कि श्रीधर पाठक जी की रचना है, तो बताया जा रहा है कि किस स्वच्छंदतावाद जो आया था वो असल में स्वच्छंद होना है क्या। स्वच्छंद होना है उस समय जो पंडितों की बधी बधी जो रूढ़ी होती थी उससे बाहर निकलना, ठीक है। उससे बाहर निकलने की बात हो रही है। वो किस तरीके से हो सकता है, जब जैसे कि अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना, तो ये जो भावना है ये असल में ऐसी भावना है कि अगर आप कोई भी किसी के बारे में सुनता है कि किसी के प्रेम में इंसान योगी हो गया, तो ये भावना ऐसी है कि किसी भी श्रेणी का स्त्री पुरुष हो उसके मर्म को वो स्पर्श करेगी। ये बात सुन करके थोड़ा सा इंसान भौचक्का रह जाएगा कि मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है, तो किसी के भी मर्म को स्पर्श करेगी। तो इस तरीके की चीज़ों को साहित्य में लेकर के आना। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि अनुवाद के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, यानी कि जो अनपढ़ स्त्रियां जो गीत गाती थी उसमें जो मार्मिकता होती थी उस लेवल का हो उसकी मार्मिकता। तो ऐसी रचनाओं को चुनना अनुवाद करने के लिए, तो ये क्या है, ये असल में एक स्वच्छंद होने की प्रवृत्ति को दिखा रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि श्रीधर पाठक जो है उन्होंने कई सारी रचनाओं का जो है अनुवाद किया है, तो उसको ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि दरअसल यही असल में स्वच्छंदतावाद की शुरुआत है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसी प्रवृत्ति का ये द्योतक है। आगे देखिए, जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब विशिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है, ठीक है। तो यही बात हुई कि पंडितों की जो भाषा होती है जब वो इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि सामान्य जनता जो है उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो सामान्य जनता की जो भाषा है, जो लोक भाषा है, उसका सहारा लेना पड़ता है। और उसमें जब काव्य रचना की जाती है तो क्या होता है कि जनता फिर से उस रचना से अपने आप को कनेक्ट कर पाती है, ठीक है।
आगे देखिए, हमारी भाव प्रवर्तनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर नहीं समझना चाहिए। यानी कि जो हमारा हमारा जो भाव है, जो जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो एक तरीके की शक्ति है अपने भाव को प्रदर्शित करना, और वो दरअसल उसका असली भंडार है क्या, वो इसी स्वाभाविक जो भाषा है, जो लोक भाषा है, उसके अंतर्गत इसको समझना चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता कहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होती है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है काव्य में जो परिवर्तन आ रहा है, इसको ही असल में सच्ची नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक, प्राकृतिक स्वच्छंदता, इसको ही समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढ़ियां हैं वे किसी और देश की नहीं, उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। ठीक है, देखिए ये बात फ्रेंड्स ध्यान में रखने की है, ये सारी कि जो रीतिकाल में जो रूढ़ियां थी वो भी क्या है, वो किसी दूसरे देश से नहीं आई हैं, वो हमारे ही अपने देश की हैं, संस्कृत के भीतर वो सब थी। ठीक है, संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो पंडित थे, जो विद्वान थे, उन्होंने भाषा को इतना क्लिष्ट कर दिया कि अब वो जनसाधारण की जो भाषा है उससे जुड़ा नहीं महसूस होता है। जबकि क्या है, जो रीतिकाल में जो जो भी चीज़ें हैं वो असल में क्या है, हमारे संस्कृत से ही आई हुई हैं। यहाँ तक कि जो प्राकृत अपभ्रंश है वो सब भी संस्कृत से ही आया हुआ है। आगे देखिए, हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने दिया। तो ये लाइन ध्यान में रखने की है। आगे देखिए, उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत में वे गांव में उपजने वाली मूली, मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णन के भीतर दिखाई नहीं पड़ती। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आम जनता से जोड़ने की जो बात की जा रही है, तो गुणवंत हेमंत में पाठक जी ने क्या किया, ये देखिए, इनकी रचना 1900 में आई थी। इसमें इन्होंने बहुत ही मामूली सी चीजों को लेकर के इन्होंने रचना की। ठीक है, जो कि जो परंपरागत ऋतु वर्णन होता था उसमें ऐसी छोटी चीजों की चर्चा नहीं होती थी। ठीक है, तो ये काम इन्होंने बिल्कुल अलग किया। तो इसके लिए क्या हुआ, इनको माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी। पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो माधव प्रसाद मिश्र जी थे, ये जब भी कोई परंपरा से अलग हट करके बात करता था तो ये जरूर ही उस पर कटाक्ष करते थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखिए, उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के कई नए ढांचे भी निकाले, और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागनी गाना दूसरी बात। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा गया, वैसे ही सुथरे साइयों के सधुक्कड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार, जिसमें कहा गया है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो जो बात ध्यान में हम लोग को रखनी है, एकांतवासी योगी जो है वो है ख्याल और लावनी की लय पर लिखा गया है। ठीक है, ख्याल और या लावनी की लय पर एकांतवासी योगी लिखा गया है। और ये जगत सच्चाई सार में ये पंक्ति है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा। कई बार फ्रेंड्स ये वाली पंक्ति दे करके पूछ ली जाती है कि ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, तो ये पाठक जी की पंक्ति हो गई, ये रचनाएं भी इनकी हैं। आगे देखिए, स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर हमारा सारा विश्व ये नाच रहा है। ठीक है, तो ये जो
स्वर्गीय वीणा नाम की जो इनकी रचना है, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ऐसे दिव्य संगीत की ओर संकेत किया है जिसके सुर ताल पर हमारा पूरा विश्व जो है वो नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावादी पहले कौन है, श्रीधर पाठक है, और स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक ये किसको मान रहे हैं, श्रीधर पाठक को। तो ये दोनों बात ध्यान में रखने की है। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। ठीक है, तो ये जो स्वच्छंदतावाद की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये बहुत उस समय नहीं चल पाया। कारण क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उदय। ठीक है, ये आए तो ये थोड़ा संस्कृत निष्ठ जो भाषा थी उसको महत्व देते थे। आगे देखिए, हिंदी में परंपरा से वहवत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्तिकाल और रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बटा। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मक पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है, इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषताओं में आता है। ठीक है, आगे देखिए, श्रीधर पाठक, इनका जन्म काल है 1859। एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। ठीक है, पीछे अर्थात बाद में इन्होंने और भी रचनाएं की। खड़ी बोली में इनकी दूसरी पुस्तक जो है वो श्रांत पथिक 1902 में आई थी। गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकर कविता भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम आया था इनका 1889 में। डिजर्टेड विलेज का ये अनुवाद है, इन्होंने ब्रजभाषा में ही इसको लिखा। आगे है, ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। तो ये पंक्ति बिल्कुल ऐसे ही आकर के एग्जाम में देकर के पूछी जा सकती है कि शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा है। आगे देखिए, अंत्यानुप्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य के से लंबे वाक्यों के छंद भी जैसे कि अंग्रेजी में होते हैं, इन्होंने लिखे हैं। सांध्य अटन में देखिए, सांध्य अटन का ये एक छंद देखिए, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। तो ये जो पंक्ति है ये सांध्य अटन की है। आगे देखिए, विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की, यहाँ पर ध्वनि होगा, ध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा किन पंक्तियों में देखिए, कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला मंजू वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। तो ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स, ये स्वर्गीय वीणा की ध्यान में रखना है। हम लोगों के सिलेबस में जो है वो असाध्य वीणा है, अज्ञेय जी का है, ये स्वर्गीय वीणा है जो कि श्रीधर पाठक जी का है। यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एकांतवासी योगी इन्होंने 1886 में लिखी थी। उसके बाद दूसरी जो खड़ी बोली में रचना 1902 में इन्होंने शांत पथिक की थी। ठीक है, तो काफी लंबा गैप करके इन्होंने खड़ी बोली में दूसरी रचना की। ये इसके बारे में ये ध्यान में रखना है कि लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी गई है। पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए। श्रांत पथी की रचना इन्होंने रोला छंद में की है। तो श्रांत पथी के बारे में ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये रोला छंद में इसकी रचना की गई है। अब अगले हैं पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हरिऔध जी का जो जन्म काल है वो है 1865।
भारतेंदु के पीछे द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने नए विषयों की ओर चल पड़े थे। नागरिक विचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 यानी कि सन 1900 की बात हो रही है में उन्होंने जो कविता पढ़ी उसके ये चरण मुझे अब तक याद है। तो शुक्ल जी ने ये लिखा है कि ये चरण इनको शुक्ल जी को अब तक याद थे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये कभी एग्जाम में आ जाए। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। तो ये जो पंक्ति है ये हरिऔध जी की है। आगे देखिए, सन 1914 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रिय प्रवास है इसके संबंध में शुक्ल जी ने जो बातें कही हैं इससे पहले ही प्रश्न बन चुका है। ठीक है, 4 पंक्ति देकर के पूछी जा चुकी है कि इसमें से कौन सी पंक्ति है जो शुक्ल जी ने नहीं कही है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई और प्रश्न बन जाए कहीं और से। आगे देखिए, यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे तब उपाध्याय जी इस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। यानी कि ये जो मार्ग था संस्कृत से संबंधित जो था रचना करने का जो मार्ग था उस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो काफी आगे बढ़ चुके थे। उस समय जाकर के उपाध्याय जी आए, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल अपने ढंग पर उस पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी 2-4 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। ठीक है, तो संस्कृत की इन्होंने बड़ी लंबी लंबी लड़ी बांध करके रचना की है। तो ये सब बातें फ्रेंड्स मैंने अंडरलाइन इसलिए की है क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में आ चुकी है। पिछला पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखकर समझ जाएंगे। आगे देखिए, पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। तो ये वाली पंक्ति भी थी एग्जाम में और इसलिए इसको यहाँ पे मैंने बोल्ड किया है। और ये सब बातें जो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि इस काव्य में क्या है, किस तरीके से कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की जो दशा है उसका वर्णन अच्छा है, ये बातें भी हम लोग को ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि कभी दोबारा क्वेश्चन बने और ये सारी लाइनें दी जाएं जो अभी नहीं दी गई हैं। आगे देखिए, अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है ना, किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहां तक विस्तार हो सका है किया गया है ये प्रिय प्रवास में। ठीक, प्रिय प्रवास से 2 प्रकार के उदाहरण देखिए, 2 उदाहरण नहीं है, 2 प्रकार के उदाहरण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 2 प्रकार के उदाहरण है। पहला देखिए, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली शोभा परिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदु भाषणी मृग दृग माधुर्य सन्मूर्ति थी। तो ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स आप पढ़ करके भी समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो एक प्रकार प्रिय प्रवास में लिखने का एक प्रकार ये था और दूसरा प्रकार जो थोड़ा इसमें हिंदी मिला हुआ है। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। तो ये एक प्रकार है जो कि हिंदी से जुड़ा हुआ है और दोनों ही जो पंक्ति है ये
प्रवास की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दी, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। आगे देखिए, इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे का एक पद दिया जाता है। चोखे चौपदे इनकी रचना 1924 में आई थी, ये सन में ही लिखा हुआ है, 1924 में आई थी। इसमें देखिए इसकी जो पंक्ति है, क्यों भले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो ये ध्यान में रखना है, हरिऔध जी की पंक्ति है ये और चोखे चौपदे से ली गई है। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं, यही द्विकलनात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। ठीक है, अब अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म काल है 1864। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे। ठीक है, जो लोग ब्रज और अवधि वगैरह में रचना करते थे वो लोग भी खड़ी बोली में रचना करने लगे। यह तो हुई भाषा परिष्कार की बात। अब उन्होंने पद्य रचना की जो प्रणाली स्थिर की, उसके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे, जहां मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा रहता है। ठीक है, मराठी भाषा में पद विन्यास कैसा रहता है, प्रायः वो गद्य का सा रहता है। बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली इनमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में गद्य रचना शुरू की। तो फ्रेंड्स, ये लाइन इसलिए अंडरलाइन कर दी है मैंने कि एग्जाम में कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जो द्विवेदी जी थे, इन्होंने जो हिंदी में जो गद्य रचना शुरू की थी वो उसका आधार क्या था, कहाँ से वो प्रेरित हुए थे। तो वो मराठी जो भाषा थी उसको देख करके प्रेरित हुए थे। ज्यादातर कंफ्यूजन हो सकता है कि संस्कृत को देखकर प्रेरित हुए थे, नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने की है। देखिए, पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही आलंबन किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वृत्तों में पर ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं भी इनकी है, द्विवेदी जी की, याद रखना है। आगे देखिए, ये नागरी तेरी यह दशा के में ये लाइनें हैं। श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतीव भारी। प्रकार जासु नभमंडल में समाने, प्राचीन जासु लखी लोकप हो सकते। जाकी समस्त सुनी संपत्ति की कहानी, नीचे नवाए सिर देवपुरी लजानी। ठीक है, तो ये जो देवनागरी लिपि है उसके संबंध में ये पंक्ति उन्होंने लिखी है। आगे देखिए, द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रज भाषा एकदम छोड़ दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है कि उनके मन में वर्ड्सवर्थ का पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था। गद्य और पद्य का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जो वर्ड्सवर्थ है उनका ऐसा मानना था कि जो गद्य है और जो पद्य है वो दोनों की भाषा एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये जो सिद्धांत है ये बहुत पुराना है, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ थे इनका जन्मकाल है 1770। कितना लगभग 100 साल के करीब का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 1864 में
द्विवेदी जी आए और 1770 में वर्ड्सवर्थ आए थे। तो बहुत पहले की बात ये हो गई ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पुराना सिद्धांत था ये भी इनको कुछ अच्छा लग गया था कि गद्य और पद्य का जो पद विन्यास है वो एक प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्सवर्थ का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ, ठीक है। द्विवेदी जी ने बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूल मय वारिधि वारी दृष्टि। तो ये जो पंक्ति है ये द्विवेदी जी की है। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था, ठीक है। ये बात फ्रेंड्स, ये जो लाइन है बोलचाल से उनका मतलब, ये इसको ध्यान से समझना है कि इनका बोलचाल में तो वो चाहते थे कि कविता हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठेठ या फिर हिंदुस्तानी अर्थात कि हिंदी और उर्दू मिला हुआ, ऐसा नहीं ये चाहते थे। ये चाहते थे कि जो व्यवहारिक भाषा है उसमें कविता लिखी जाए जो सबको समझ में भी आए। आगे देखिए, द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ है, ठीक है। कविताओं का संग्रह है काव्य मंजूषा। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम है सुमन, जो कि 1923 में आई थी। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि निकले, जिनमें बाबू मैथिली चरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं मैथिली चरण गुप्त। इनका जन्म काल है 1886। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्रायः 3 वर्ष पीछे, यानी कि सन 1906 में। तो सरस्वती का जो संपादन काल था वो द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथ में कब आया था, 1903 में आया था। उसके 3 वर्ष के बाद यानी कि 1906 में मैथिली चरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं उक्त पत्रिका में छपने लगी। यानी सरस्वती में उनकी रचनाएं कब से छपने लगी, 1906 से और उनके संपादन काल तक बराबर निकलती रही। तो द्विवेदी जी का संपादन काल क्या है, 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने सरस्वती का संपादन किया था। तो 1920 तक इनकी जो रचनाएं हैं मैथिली चरण गुप्त जी की, वो उनकी पत्रिका में छपती रही। सन 1909 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रधान काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी, ठीक है। तो 1909 में आया था इनका रंग में भंग। आगे देखिए, तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। तो फ्रेंड्स, ये बात मैंने इसलिए अंडरलाइन की है क्योंकि एक बार प्रश्न आया था कि मैथिली चरण गुप्त जी की जो प्रतिभा है वो सबसे ज्यादा किसमें निखर करके आई है, तो वो प्रबंध काव्यों में आई है। आगे देखिए, गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हिंदी के जो पाठक थे उनका ध्यान गुप्त जी की किस रचना पर गया, भारत भारती 1912 में आई थी। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें जो है भारत भारती में क्या है, भूत और वर्तमान दशा यानी कि भूतकाल की जो स्थितियां थी और जो वर्तमान की स्थितियां हैं उनको दिखाया गया है, भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। तो फ्रेंड्स, भारत भारती के संबंध में जो भी बातें हम लोग को मिलती है उससे हम लोग को ध्यान से समझना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक। और ये इसकी जो रचना हुई है वो किसके आधार पर हुई है, मुसद्दस हाली के आधार पर। आगे देखिए, इसी ढंग पर बहुत दिनों बाद इन्होंने हिंदू लिखा। हिंदू इनकी रचना है, 1927 में आई थी गुप्त जी की। आगे देखिए, प्रबंध काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके हैं, जिनके नाम है रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, गुरुकुल, विकट भट्ट, साकेत, यशोधरा, प्लासी का युद्ध और सिद्धराज।
इतनी रचनाओं की इसमें चर्चा हुई थी फ्रेंड्स। रचना का जो समय है वो बुक में नहीं दिया था, लेकिन मैंने सुविधा के लिए डाल दिया है। आगे देखिए, अंतिम दो बड़े काव्य हैं। छोटे काव्यों में जयद्रथ वध और पंचवटी का स्मरण अधिकतर लोगों को है। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्रों में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं, पर तृतीय स्थान में छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार में संग्रहित हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जो ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि झंकार जो इनकी रचना है उसमें क्या है, उसमें जो छायावाद में जो एक रहस्यात्मक कविताएं लिखी जाती थी उस तरीके की कविता इन्होंने अपने झंकार में लिखी है। ये बात ध्यान में रखने की है। आगे देखिए, पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतः प्रेरित प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं है। काव्य का एक मार्ग चलता देख ये उधर पड़े। यानी कि जो जिस तरीके की रचना इन्होंने झंकार में की है, ये असल में उनकी अपनी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। ये बात बहुत महत्व की है, इसको ध्यान में रखना है। साकेत के संबंध में भी ये बात है, तो हो सकता है कभी ऐसा दे दिया जाए कि साकेत के संबंध में इसमें से कौन सी बात सही है या नहीं सही है, तो वहां पर ये लाइन अगर दे दी जाए कि काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई देता है साकेत में, लेकिन प्रबंधत्व की कमी है, तो ये बात सच है। ठीक है, आगे देखिए, बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्तकों की ओर हो चुकी थी। यहाँ पर और होगा, और हो चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। पूरे 2 सर्ग 9वां और 10वां उनके वियोग वर्णन में खप गया है। ठीक है, साकेत में जो 9वां और 10वां है वो उनके वियोग वर्णन में खप गया है। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण गद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। काव्य का नाम साकेत रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान है। ठीक है, साकेत का अर्थ ही होता है अयोध्या। राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8 सर्गों तक, यहाँ पर सर्गों तक चलती है। फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा लग रहा हो कि ये बहुत डिटेल में जा रहा है, इसको इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन है, क्योंकि ये जो साकेत है हमारे सिलेबस में है और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है ना, हो सकता है कि दे दे कि इसमें से कौन सी पंक्ति है जो साकेत के संबंध में गलत है, तो 3 जो सही है वो तो पता रहेगा, तब आप गलत को छांट पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखने की है कि राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत का जो मिलन है वो कहाँ तक में निपटा दिया गया है, वो 8 सर्गों तक में निपटाया गया है। और 9वां और 10वां में क्या है, उर्मिला का जो वियोग वर्णन है वो है। ठीक है, उसके उपरांत 2 सर्गों तक उर्मिला की वियोगावस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इनका जो 9वें और 10वें सर्ग में इनकी जो वियोग वर्णन खप गए हैं। तो एक बात और बता दूं, ये जो 10वां सर्ग है, इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि किस सर्ग में इन्होंने सरयू को संबोधित किया है। सरयू नदी जो है उसको इन्होंने 10वें सर्ग में ही संबोधित करके जो वियोग वर्णन है उसको दिखाया है। ठीक है, उर्मिला ने 10वें सर्ग में जो सरयू नदी है उसको संबोधित किया है। ऐसा बच्चन सिंह की पुस्तक में लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह की बुक है उसमें ये बात लिखी हुई है, तो वो मैंने देखा था इसलिए आपको बता दिया। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो उर्मिला की जो वियोगावस्था है उसकी नाना अंतर्वृत्तियों का जो विस्तार है उसमें बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। तो किस तरीके से है उसको देखिए, यहाँ पर इन्होंने उदाहरण के जरिए समझाया है कि सूरदास की जो गोपियां हैं वो वियोग में क्या कहती हैं। वो वियोग में कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न उकटी पड़े।
तो ये बात सूरदास की गोपियां कह रही है कि मधुबन तुम हरे भरे क्यों हो, वियोग है, मतलब जो कान्हा जी हैं वो नहीं है यहाँ पर, तो तुम क्यों नहीं उखड़ जा रहे हो, ऐसा सूरदास की गोपियां कह रही हैं। लेकिन जो उर्मिला का वियोग है ये अत्यंत आदर्श की धरातल पर इसको दिखाया गया है। तो उर्मिला क्या कह रही हैं वो देखिए। उर्मिला कहती हैं, रह चिर दिन तू हरी भरी, बढ़ सुख से बढ़ सृष्टि सुंदरी। अर्थात ये उखड़ने की बात नहीं करती है, ये बढ़ने की बात करती हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं, तब उस भावना को गहरा आघात पहुंचता है और व्याकुल होकर कहने लगती है, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। तो ये जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो उर्मिला है वो बहुत ही जो आदर्शवादी धरातल पर इनका जो वियोग है उसको दिखाया गया है कि जब लक्ष्मण जी नहीं हैं उस समय उन्माद की अवस्था में इनको ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी आ गए हैं और उनके सामने खड़े हैं। इस पर ही व्याकुल हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि प्रभु नहीं फिरे, अर्थात राम जी वापस नहीं आए और आप अकेले ही चले आए। तो ऐसा आपने अगर कर दिया तो फिर इससे हम लोग बहुत ही नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। दंड कारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएं शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात ध्यान में रखनी है कि जो रामायण के जो पात्र हैं उनका जो प्रतिष्ठित स्वरूप है, जिस तरीके से जो पात्र हैं उसको बिल्कुल भी विकृत इन्होंने नहीं किया है। उस पात्र के भीतर ही कुछ और नई जो भावनाएं हैं उसको इन्होंने डाला है, लेकिन उसको विकृत नहीं होने दिया है। अब ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स, सी एस शुक्ल जी की है और महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकसित करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। तो ये बात शुक्ल जी कह रहे हैं कि अर्थात ये भी नहीं इस चीज को मानते हैं कि जो पौराणिक या ऐतिहासिक जो पात्र हैं वो जिस तरीके से उनका स्वरूप है बिल्कुल उसी ढंग से नई रचना करने के दौरान भी उसको उसी तरीके से लेना चाहिए, कुछ अलग उसको नहीं दिखाना चाहिए। आगे देखिए, यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव व्यंजना प्रायः गीतों में है। ठीक है, तो यशोधरा में क्या है, बुद्ध के चरित्र से संबंधित ये बात है। ठीक है, यशोधरा की बात हो रही है यहाँ पर, तो सब लोग परिचित हैं इनसे, यशोधरा और गौतम बुद्ध से। आगे देखिए, द्वापर में यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। तो द्वापर इनकी रचना है गुप्त जी की, उसमें ही इन लोगों की मनोवृत्तियों का वर्णन है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, कभी देखिए ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, चूंकि मैथिली शरण गुप्त बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में, तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा आदि की जो मनोवृत्ति है इसका वर्णन गुप्त जी की किस रचना में हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि द्वापर में हुआ है। आगे देखिए, गुप्त जी ने अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 और छोटे छोटे पद्यबंध रूपक भी लिखे हैं। तो ये तीनों रचनाएं भी इनकी है। अनघ में कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है, यानी कि अनघ में क्या है, वर्तमान जो किसान आंदोलन है उसका रंग प्रधान है अनघ में। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों का ग्रहण करते चलने की शक्ति। तो ये पूरी लाइन एज इट इज से दी जा सकती है कि गुप्त जी के संबंध में ये लाइन किसकी है।
इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निस्संदेह कहे जा सकते हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर खड़ी बोली के पद्यों की मसरणबद्ध रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन ऐसी भी दे सकती है ना भारत भारती के संबंध में, चूंकि हमारे सिलेबस में ऊपर भी कुछ लाइनों को हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर ऐसा दे सकता है कि भारत भारती में पद्यों की मसरणबद्ध रचना है। ठीक है, एक लाइन यही दे सकती है, तो फिर वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आगे देखिए, ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती थी। इनमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। इस सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। तो ये पूरी पंक्ति फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं से कोई भी लाइन क्वेश्चन बन सकती है। इनकी रचना के नमूने नीचे दिए जाते हैं। देखिए, जो पहला है वो भारत भारती से लिया गया है, ये एग्जाम में भी जल्दी आया था। क्षत्रिय सुनो अब कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन या धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे, पार है क्या कलेश का। तो फ्रेंड्स, ये तो पंक्ति आ चुकी है। अब ये अगली पंक्ति है, ये झंकार से है, याद रखना है। झंकार में इन्होंने जो रहस्यवादी ढंग पे रचना की है, कविताएं लिखी हैं। तो देखिए, थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूं और सदैव रहूंगी, कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहां बहूंगी। अगली है पंक्ति, दूती बैठी हूँ सचकर मैं, ले चल शीघ्र मिलूं प्रियतम से, धाम धरा धन सब तजकर मैं। ठीक है, यहाँ पर जो अज्ञात प्रियतम की बात हो रही है, अर्थात ईश्वर की बात की जा रही है। आगे देखिए, अच्छी आंख मिचोली खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं तुम्हें अकेली। तो फ्रेंड्स, ये रचनाएं पढ़ करके भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये रहस्यवादी ढंग पर लिखी गई हैं। आगे देखिए, निकल रही है उड़ से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। तो ये सारी रचनाएं हो गई झंकार से। अब आगे देखिए, साकेत की कुछ पंक्तियां हैं। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रुवे कब थे। अगला है, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आ तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। तो फ्रेंड्स, ये वाली पंक्ति तो अभी जल्दी ही दी गई थी एग्जाम में, और पूछा गया था कि यहाँ पर जो हंस है इसमें कौन सा अलंकार है। तो रूप का अतिशयोक्ति था सही आंसर में। आगे देखिए, इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही दूबों का हृदय निकल पड़ा यह हाय, इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे बाग ध्यान है, पावे ये दृग प्राण। तो फ्रेंड्स, ये सारी पंक्तियां जो है ये साकेत की हैं, और यहाँ पर मैं ये प्रकरण यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये प्रकरण बहुत लंबा था, तो इसका जो भाग 2 है हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। और सुनने के लिए धन्यवाद।